नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 9 बजे की 9 खबरें क्या आज दिन भर चर्चाओं में रहने वाली हैं और किस पर दिन भर फोकस होगा, उन्हीं खबरों के साथ हाजिर हैं। आज के दिन 9 बड़े रिपोर्टर्स कौन से होंगे मैदान से, चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं। 9 रिपोर्टर्स जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दीपक चावला जयपुर से पूरी जानकारी आज पहुंचाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी आज मंथन है और पीएम नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। जसवीर सिंह हिमाचल से लाइव जुड़ेंगे, जहां पर जेपी नड्डा का दौरा है। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर वहां पर चर्चा होगी, क्योंकि 4 वहां पर लोकसभा सीटें। शुभम पांडे मुंबई से पूरी जानकारी देंगे कि आज सेंसेक्स का क्या हाल है, कितना उतार चढ़ाव मार्केट में देखा जाएगा। वहीं कंचन कनौडिया की बात करें, दिल्ली से लाइव होंगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें होंगी आप तक पहुंचाएंगी। मदन मोहन वाराणसी से लाइव होंगे। ज्ञानवापी मामले पर क्या अभी तक सुनवाई हुई और आगे क्या कदम होगा, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। अनिल पुसतकर जी छत्तीसगढ़ से लाइव होंगे, जो ये पहुंचाएंगी जानकारी कि आज बीजेपी की बैठक है छत्तीसगढ़ में। 11 लोकसभा की सीटें, उन सीटों पर आज मंथन किया जाएगा। अभिनव पांडे लखनऊ से लाइव होंगे, जो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे यूपी की बड़ी खबरों को लेकर। प्रिंस गर्ग चंडीगढ़ से लाइव होंगे। हैदर अली गाजियाबाद से लाइव होंगे, जो बताएंगे कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज से 3 दिवसीय जयपुर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे पीएम बनने के बाद पहली बार जाएंगे बीजेपी ऑफिस। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय जयपुर के दौरे पर। पीएम बनने के बाद पहली बार जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। बतौर पीएम पहली बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। पीएम मोदी सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी यहां मुलाकात करेंगे, संबोधित करेंगे। और 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम वहां पर हुआ तो पीएम वहां पर शामिल हुए थे। तो पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे पीएम मोदी। और आज के दिन चर्चा होगी नेताओं के साथ भी। देखिए, पहले राजभवन में पीएम मोदी आज रात्रि विश्राम करेंगे। राजस्थान का कार्यक्रम क्या कुछ है पीएम नरेंद्र मोदी का। 3 दिन राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अमित शाह भी इस दौरान वहां पर मौजूद होंगे। जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी अमित शाह, जहां पर देश के बड़े ऑफिसर्स के साथ बातचीत की जाएगी। 5 से 7 जनवरी तक ये डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस चलेगी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी हर दिन चर्चा करेंगे। 28 राज्यों की पुलिस के डीजी और आईजी इसमें हिस्सा लेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। वहीं आगे अगर बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, वो भी जुड़ेंगे, वो भी चर्चा करेंगे देश के गृह मंत्री होने के नाते कि आखिर किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं पूरे देश भर में। जालना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका पूरा आयोजन किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी पीएम नरेंद्र मोदी की आज के दिन बैठक होने वाली है। राजभवन में पीएम मोदी का रात्रि विश्राम। पीएम नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम नेता आज आपको राजस्थान में दिखाई देंगे। तो राजस्थान से सहयोगी दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, ताजा अपडेट क्या है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, पूरा कार्यक्रम किस तरह से है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर पहली बार जयपुर के अंदर आरआईसी सेंटर में जो है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें देश भर के पूरे जो डीजी है और जो आईजी है वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। आज जो है 2:30 बजे इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे और शाम को लगभग 5:45 तक जो है देश के पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले। हालांकि वो जयपुर एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी मुख्यालय जो है पहली बार वहां पर जाएंगे और वहां पर लगभग 2 से 2.5 घंटे की यहाँ पर बैठक लेंगे। बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक जो है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हो सकती है। राजस्थान जो है लगभग 25 जो है लोकसभा सीट कवर करता है और हर बार पीएम नरेंद्र मोदी को 25 की 25 सीट मिली है, तो इस बार भी यहाँ से 25 सीट मिले, क्योंकि राजस्थान की जनता से काफी उम्मीद है। तो इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और अगले 3 दिन तक अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान जयपुर ही रहने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन तक ये जो कॉन्फ्रेंस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है ये चलेगी। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो मुद्दा यही है कि देश में जिस तरह से साइबर ठगी बढ़ी है, जो गैंगस्टर है वो बढ़े, आंतरिक सुरक्षा का यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है, किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां जो है वो आती है तो उसको रोका जाए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है डीप फेक, जो साइबर ठगी में जो इन दिनों चला है डीप फेक। इसके अलावा गैंगस्टरों की कैसे कमर तोड़ी जाए, इसके अलावा एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से कैसे जो है संपर्क साधे और उसमें त्वरित कार्रवाई हो। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है। हर साल ये होती है, देश के अलग अलग राज्य में होती है। इस बार पहली बार जो है वो
जयपुर में हो रही है, क्योंकि अब जो हाल ही में जो है राजस्थान में जो है भाजपा की सरकार बनी है, तो इसीलिए यहाँ पर संभवतः ऐसा जो है वो पहली बार हो रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है डीजीआईजी की बैठक है और जी। इसमें देश के अन्य राज्य और दूसरे राज्य की पुलिस में बहुत अच्छा तालमेल बैठाया जाता है और इसके अलावा जब कार्यक्रम का अंत होगा जो सराहनीय जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए उनको जो है पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है उनको पुलिस मेडल भी देंगे। तो कह सकते हो अगले 3 दिन तक जो है देश के पीएम, देश के गृह मंत्री जयपुर में रहने वाले हैं। जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर राजभवन में जो है विश्राम करेंगे और वहीं पर उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है। तो कह सकते हो कि महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आज सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर आएँगे और सबसे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय जाएँगे, वहाँ पर बैठक लेंगे और उसके बाद कल से वो पूरे दिन जो है डीजी, आईजी कॉन्फ्रेंस में रहने वाले हैं। जी ठीक है। सागर। लेकिन दीपक, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था है पूरे देश भर में? किस तरह से इसको और बेहतर किया जाए? और राजस्थान पर देखिए खास फोकस होगा क्योंकि हाल ही में बीजेपी की वहां पर सरकार बनी है। दीपक। देखिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान से मैंने कहा कि बीजेपी जो है 25 सीट हमेशा जीतती है और भजन लाल शर्मा को यहाँ पर सीएम बनाया, तो उनकी सीएम की और उनकी नई टीम जो मंत्री जिनको बनाए गए हैं, उनकी ही ज़िम्मेदारी ये बनती है कि पूरी की पूरी 25 जो लोकसभा की सीटें हैं, वो जीत कर जो है पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में डाला जाए। तो इसको लेकर एक प्लानिंग भी होती है। चाणक्य कहते हैं अमित शाह को, पीएम नरेंद्र मोदी को, और जब से वो देश की राजनीति में है तो उन्होंने नई एक राजनीति शुरू की और लगातार वो जीतते आ रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं। तो राजस्थान जो है वो काफ़ी उन पे ज़्यादा फ़ोकस रहने वाला है। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव था तभी भी पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अंदर ताबड़तोड़ दौरे किए थे और वो कहीं न कहीं दौरे ये संकेत कर रहे थे एक पंथ दो काज, यानी कि विधानसभा की तैयारी और लोकसभा की भी तैयारी है। तो कह सकते हो कि आज ये बैठक लेने वाले हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले और सभी को अलग-अलग ज़िम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। हाल ही में मंत्रिमंडल गठन हुआ है, उसमें देखा गया है कि अलग-अलग जो है समुदाय, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो जाट हो, सभी समुदाय के जी। जो लोग हैं उनको जो यहाँ पर मंत्री बनाया गया है ताकि वो लोग जो है अपने-अपने क्षेत्र में जाए, अपनी-अपनी जो कास्ट में वहाँ जाए तो उनको वो एक जीत का समीकरण बनाया गया है। तो कह सकते हो कि किसी भी तरह से 25 की 25 सीट जो है भाजपा राजस्थान में जीतना चाहती है और इसी को लेकर ये जो दौरा है और आज की बैठक है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी जी। सागर। चलिए, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आज से हिमाचल के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। सोलन में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो हिमाचल के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा, किस चेहरे को उतारा जाए, क्योंकि 4 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल में। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हिमाचल में। आज से हिमाचल के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सोलन में जेपी नड्डा का रोड शो होगा। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा का रोड शो भी सोलन में। कई पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे जेपी नड्डा कि किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए। 4 लोकसभा की सीटें और बीजेपी का दबदबा रहा है चारों पर। सोलन में जेपी नड्डा का कार्यक्रम, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। देखिए आप, हिमाचल में बीजेपी अध्यक्ष पहुंचेंगे आज, जहां पर रोड शो करेंगे और बीजेपी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है अभी से, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों के बाद लोकसभा चुनाव, तैयारियां उसी को लेकर आज छत्तीसगढ़ में भी, हिमाचल में भी, राजस्थान में भी लगातार प्रत्येक राज्यों में बीजेपी मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर भी चर्चा होगी कि कौन सा नेता बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम बात करें हिमाचल की तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा के चुनाव में दबदबा कम हो बीजेपी का। चारों संसदीय क्षेत्रों से संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट पर अब चर्चा की जाएगी कि वो 4 चेहरे कौन से हो सकते हैं जो बेहतर साबित हो बीजेपी के लिए। कांग्रेस के बाद बीजेपी एक्शन में है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने वहां पर चुनाव जीता था, बीजेपी को मात दी थी।
हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। यह कार्यक्रम बेहद अहम बताया जा रहा है। रोड शो भी करेंगे जहां पर लोगों का जनाधार भी हो। देखेंगे कि आखिर किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं हाल के समय में बीजेपी को। तो सहयोगी जसवीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, तैयारियां देखी बेहतर लग रही हैं इस बार हिमाचल में बीजेपी की, क्योंकि जो हार मिली थी विधानसभा चुनाव में, ये नहीं चाहती बीजेपी की उसके बाद कहीं कोर कसर रह जाए। जसवीर, 12 बजे उन्होंने एक रोड शो रखा है सोलन में, और उसके बाद वो शिमला में जाएंगे जहाँ पे कोर कमेटी की उन्होंने बैठक रखी है, जहाँ पे जो 4 इनकी सीटें हैं उनके ऊपर मंथन किया जाएगा किस किस प्रत्याशी को यहाँ पे उतारा गया। आपको बता दें कि 3 राज्यों में उनकी प्रचंड जीत के बाद यहाँ पे लोग उनसे बहुत खुश है और आज उनका शिमला में अभिनंदन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 की इलेक्शन की तैयारी करने के लिए जेपी नड्डा आज हिमाचल में पहुंच रहे हैं। सागर जी। लेकिन जसवीर, अगर हम बात करें हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों की, तो वहां पर इस समय कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? बीजेपी देखिए बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। सागर, अगर हम बात करें तो इस समय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का यहाँ पे बहुत अच्छा जोर माना जा रहा है। पर अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो हमेशा ही बीजेपी की लोकसभा में बीजेपी की जीत होती है, और यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो सेंटर में भी कहीं पहुंचे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये यहाँ पे जोर है लोकसभा में। तो जिसकी तैयारियों को लेके आज जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी सर। लेकिन जसवीर, अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं आपको दिखाई दे रहा है? क्या अगर समीकरणों की बात करें हाल के दिनों में, क्या कांग्रेस चारों सीटों पर जीत नहीं सकती है? हो सकता है कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस के ही अभी जितने भी एमएलए हैं, जितने भी विधायक हैं, वो कांग्रेस के हैं। और ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बहुत जहाँ पे काम किया था, तो कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन को लेके यहाँ कांग्रेस का जहाँ पे सिक्का चल गया था। पर अगर लोकसभा की बात करें, लोग यहाँ पे लोकसभा से बीजेपी को ही जिता के यहाँ से भेजते हैं। और जेपी नड्डा का यही कहना है कि 2024 में मोदी की सरकार जरूर आएगी, जिसको लेते हुए उन्होंने ये तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और उनको ये यकीन है कि यहाँ पे लोग जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी को ही जिताएंगे। ठीक है, लेकिन जसवीर, जेपी नड्डा के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे रोड शो में? यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हिमाचल के पूर्व सीएम थे वो यहाँ पे पहुंचेंगे, और जो बड़े अनुराग ठाकुर की भी यहाँ पे कयास लगाई जा रही है कि शायद वो भी यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े नेता माने जा रहे हैं। और कई ऐसे बड़े नेता जो यहाँ पे रोड शो में, जेपी नड्डा के रोड शो में यहाँ पे पहुंचेंगे। चलिए, शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। कोर ग्रुप की बैठक जहां पर आज मौजूद होंगे जेपी नड्डा और रोड शो भी करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। सोलन की मॉल रोड पर सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। चारों संसदीय क्षेत्रों से संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार होगी। बीजेपी एक्शन में इस समय दिखाई दे रही है और ज्यादा फोकस बीजेपी का इसीलिए है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। वहीं एक और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का चीन जो है मुरीद हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने की पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ। देश में जारी आर्थिक वृद्धि की तारीफ अब की है। मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ा है भारत। चीन ने भारत की खुलकर अब तारीफ करते हुए भारत को ताकतवर देश अब बताया। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का यह कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। वो तेजी से आगे इस समय बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झॉग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है।
वहीं एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने बदला न्याय यात्रा का नाम। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम बदलकर रख दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 3 दिन से 4 दिन में यहां पर यात्रा का लोगो अब जारी किया जाएगा। आने वाले दिनों में आप यात्रा का लोगो भी देखेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब हो चली है। 3 से 4 दिनों में लोगो इसका जारी किया जाएगा और यात्रा लोगों के बीच पहुंचेगी। कांग्रेस का यह कहना है, इस यात्रा के जरिए हम सभी को न्याय दिलाएंगे। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम अब बदल गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम किया गया है। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत अब होगी। तो कांग्रेस ने यात्रा का नाम बदला क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस ने इसी की तर्ज पर की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंफाल में हरी झंडी दिखाएंगे 14 तारीख, जब शुरुआत होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो चलिए, हमारी संवाददाता दिल्ली से कंचन लाइव जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। कंचन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब नाम कर दिया गया है न्याय यात्रा के बाद, इसके पीछे वजह क्या और कहां से शुरुआत होगी, कार्यक्रम कैसे चलेगा? देखिए, पहले जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी 4000 ज्यादा से किलोमीटर की, उसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। जिसके बाद विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी को ये महसूस हुआ कि हमें लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, जिस प्रकार हमारी हार हुई है, हमें दोबारा से जनता में उतरना पड़ेगा। उसी को देखते हुए इन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 करने का निर्णय लिया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जब से ये नाम रखा गया था भारत न्याय यात्रा, तो लोगों को ये था कि भारत जोड़ो यात्रा से एक राहुल गांधी की इमेज ठीक हुई थी और पार्टी को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में जीत भी मिली थी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का नाम क्यों बदला गया, उसी को देखते हुए सवाल खड़े हो रहे थे। जिसके बाद मंथन किया गया पार्टी के अंदर और फिर कल दोबारा से एक मीटिंग हुई, जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जोड़ो वर्ड जो था पहले भारत जोड़ो यात्रा का, वो इसमें शामिल किया गया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया। देखिए, जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा से एक नैरेटिव सेट हुआ था लोगों में कांग्रेस पार्टी को लेके कि ये भारत जोड़ने का पूरा संकल्प है कांग्रेस पार्टी का, और फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे कांग्रेस पार्टी को। कर्नाटका में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, राहुल गांधी की इमेज ठीक हुई। जो विपक्ष उनके ऊपर लगातार गलत तरीके से हमले किया करता था, उन्हें कुछ बोला जाता था, उन सब चीजों का उनका नैरेटिव ठीक हुआ और राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लोग उनसे कनेक्ट करने लगे। तो उस चीज को देखते हुए कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा से किया गया, जिससे कि जनता पहले की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कनेक्ट कर सके और एक पुरानी फीलिंग हो कि जिस तरीके से जीत हुई थी उसी तरीके से आगे लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें मिल सके। जय, चलिए, शुक्रिया कंचन पूरी जानकारी के लिए। तो वक्त है बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर, सेंसेक्स 169 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 47 की बढ़त देखी गई है। 72,016 अंक से खुला शेयर बाजार, धीमी पड़ सकती है शेयर बाजार की रफ्तार। ग्लोबल मार्केट से सुस्त संकेत, अब शेयर बाजार के सुस्त होने की संभावना। 72,016 अंक से खुला शेयर बाजार, धीमी पड़ सकती है शेयर बाजार की आज के दिन रफ्तार, कहा यह जा रहा है। इन ग्लोबल मार्केट से भी सुस्त संकेत आज के दिन मिला है। तो आज का दिन लगभग मार्केट सामान्य ही रह सकता है। शुभम पांडे सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, सेंसेक्स को लेकर ताजा अपडेट आज के दिन का। बिल्कुल, देखिए सागर जी, आज सेंसेक्स जो है 72,000 के पार इस वक्त दिखाई दे रहा है। शुरुआती समय में देखिए एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, विप्रो, ये 3 जो बड़ी कंपनियां, इनके शेयर में काफी थोड़ी सी उछाल जो है आज देखने को मिली है, क्योंकि आज सप्ताह वीकेंड आ रहा है। तो ऐसे में
इस हफ्ते जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि कारोबार अच्छा होगा, मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है, जिस तरह से हमने दिसंबर महीने में देखा था, लेकिन इस बार उस तरीके की मार्केट जो है हम देखने को नहीं मिल रहा है सेंसेक्स, लेकिन फिर भी ठीक ठाक शेयर मार्केट है, वो कह रहे हैं कि ठीक ठाक व्यापार हो रहा है बाजार में। तो देखना होगा कि आने वाले 2 से 3 दिन में यानी अगले सप्ताह में किस तरह से इसमें उछाल देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल 4 जो बड़े कंपनियां हैं, भारतीय एयरटेल, विप्रो हूँ, ये इसके अलावा 2 और कंपनी है, इनके शेयर्स में इस वक्त उछाल देखने को जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन शुभम अगर हम बात करें तो कारोबारियों को आज के दिन मतलब कि ज्यादा उम्मीद नहीं है, सामान्य रहेगा मार्केट। बिल्कुल सामान्य मार्केट रहता है कि सुबह का वक्त देखा जाता है कि किस तरह से शेयर मार्केट खुलता है, सेंसेक्स निफ्टी कितनी उछाल मारता है, उसके बाद से जो कारोबारी होते हैं वो एक कयास लगाया जाता है कि आज दिन भर मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआती दौर में जब ज्यादा अंकों के साथ नहीं खुलता है तो व्यापारी समझ जाते हैं कि आज मार्केट जो है पूरी तरह से सामान्य रहेगा। तो लेकिन इस हफ्ते की बात करें, क्योंकि साल की नई शुरुआत है, पहला सप्ताह है, तो ऐसे में कारोबारी पहले से कयास लगाए बैठे थे कि कुछ साल उस तरीके की उछाल जो है वो देखने को नहीं मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अगले सप्ताह यानी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्केट में ज्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। जी, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, आज फिर कोर्ट में ज्ञानवापी मामला, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर अब फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट सुनाएगा रिपोर्ट पर फैसला, गुरुवार को टल गया था रिपोर्ट पर फैसला। तो बड़ी खबर फिलहाल, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट आज के दिन फैसला सुनाएगा, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर जब आज फैसला आएगा तो देखना होगा कि कोर्ट का क्या कहना है। गुरुवार को मामले की सुनवाई टल गई थी, लेकिन आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज फैसला आ सकता है। तो बड़ी खबर यह, गुरुवार को रिपोर्ट पर फैसला जो है टल गया था, आज सुनवाई का दिन है और ज्ञानवापी मामले पर जब सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या फिर नहीं, इसी पर फैसला। मदन मोहन वाराणसी से लाइव जुड़ गए सहयोगी पूरी जानकारी के साथ। मदन, ताजा अपडेट क्या है? कल के दिन देखिए फैसला टल गया था। जी सागर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि आज ज्ञानवापी मामले में 3 अहम मामलों में जो है आज कहा जाए तो अहम फैसला आ सकता है, जिसमें पहला तो ये है कि जो एएसआई के सर्वे की जो रिपोर्ट जो है वो जिला जज की अदालत में जो सौंपी गई थी उसको जो है सार्वजनिक करने को लेकर के है। दूसरा जो है जो बजूखाने टैंक के अंदर में जो मछलियां जो मर रही हैं उसको जो है उसको लेकर के जो है आज एक फैसला आ सकता है। वहीं एएसआई के द्वारा जो है एक याचिका डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि हमें 4 हफ्ते का समय दिया जाए। तो इसमें जो है आज 3 अहम मामलों में जो है आज कहा जाए तो फैसला आएगा। 2 बजे के बाद लगभग जिला जज की अदालत से ये फैसला आएगा और इसमें ये होगा कि क्या जो एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है क्या वो सार्वजनिक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है कि जो एएसआई ने जो बंद लिफाफे में जो सर्वे की रिपोर्ट सौंपी है उसे सार्वजनिक करके दिया जाए ताकि हम उसको पढ़ सके, समझ सके कि आखिर उसमें क्या है। वही इसमें अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो है ना आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि इसको जो है ना सार्वजनिक नहीं किया जाए। अगर सार्वजनिक करते हैं तो इसमें जो है जो माहौल जो है वो खराब हो सकता है, तो इस लेकर के जो है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। लेकिन वही जो है कहा जाए तो दूसरा जो ये मामला है जो वजू खाने के टैंक के अंदर में जो मछलियां मर रही हैं, 2 साल से लगभग जो है वो टैंक की सफाई नहीं हुई है जिसके कारण मछलियां मर रही हैं और काफी बदबू उससे आ रही है। तो जिसको लेकर के टैंक की सफाई को लेकर के जो है आज उस पर भी जो है अहम फैसला आएगा। तीसरा जो है एएसआई ने जो रिपोर्ट कहा जाए जो 4 हफ्ते का समय मांगा है उसमें जो है हाईकोर्ट के अंदर में जो चल रहा है और वहीं जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर के जो है उनको भी उसमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जिसमें उन्होंने बोला है कि इसमें हमें समय लगेगा, अगर अभी सार्वजनिक कर दिया जाता है तो इसके जो है रिपोर्ट में जो है कहा जाए तो असर पड़ेगा। तो इसमें तीनों मामले में जो है आज अहम सुनवाई होगी। 2 बजे के बाद जिला जज की अदालत से ये आदेश आएगा कि क्या इन तीनों मामले में क्या कार्रवाई होती है। जी ठीक है,
लेकिन मदन, एक सवाल ये भी है लोगों के जहन में, क्या जब रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला आएगा, अगर एक बार को सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, तो क्या ये पब्लिकली सार्वजनिक होगी सभी लोगों के बीच, या फिर जो केवल कमेटी के लोग हैं उन तक है? हाँ, देखिए सागर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रिपोर्ट अगर उसमें न्यायालय के समक्ष अगर उसमें होता है, तो अगर वो सब होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। हालांकि ये अभी जो है हिंदू पक्षकार के ने ये मांग की है, और स्वाभाविक जब ये रिपोर्ट जब सामने आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मीडिया के समक्ष आएगा, वो पब्लिकली हो जाएगी। तो इसको लेकर के अभी जो है एसआई भी नहीं चाहता है कि ये रिपोर्ट अभी जो है सार्वजनिक किया जाए, और अंजुमन इंतजामिया तो पहले से ही इस पे आपत्ति दर्ज करा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मदन। तो ज्ञानवापी मामले पर आज अहम फैसला आ सकता है कोर्ट की तरफ से। वहीं एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बीजेपी की बड़ी बैठक आज के दिन रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहां पर बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर यहां चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब बीजेपी लोकसभा 2024 की तैयारियों में अब जुटी है। पार्टी का संकल्प है कि सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का झंडा लहरे, और इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने तैयारियां अब शुरू कर दी हैं, जिसके लिए अहम बैठक आज राजधानी रायपुर में होने वाली है। इस बैठक को छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर खुद ही लेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आज तैयारियां, मंथन। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 11 लोकसभा सीटें, 11 लोकसभा सीटों पर किस तरह से बीजेपी प्रदर्शन करे, कौन कौन से बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, इन सभी बातों पर आज मंथन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटी है। रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहां पर बैठक करेंगे, और बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर किसको किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। चलिए, एक और बड़ी खबर, यूपी में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, गन्ना मूल्य वृद्धि, गन्ना भुगतान को लेकर वहां पर धरना, मुफ्त बिजली, आवारा पशु समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन है। तो किसान सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, गन्ना खरीद का रेट बढ़ाने की किसानों की मांग है, किसानों का बकाया भुगतान करने की ये मांग। किसान सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, और यहां पर गन्ना खरीद के रेट को बढ़ाने की मांग, किसानों को तत्काल भुगतान करने की मांग, और भी कई मुद्दे। भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, सीएम योगी के नाम सौंपेंगे ज्ञापन, गन्ना मूल्य वृद्धि हो, मुफ्त बिजली को लेकर, और कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर प्रदर्शन और इनकी मांग है। तो गन्ना खरीद का रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लगातार किसान। तो देखिए, फिलहाल तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभिनव पांडे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, आज के दिन प्रदर्शन की तैयारी है, क्या क्या मांगे हैं किसानों की? अभिनव, देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन जो है आज 5 जनवरी से फिर से धरना प्रदर्शन की जो है पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहा है। उसकी मांग है कि गन्ना मूल्यों को लेकर, इसके अलावा किसानों के जो ऋण है उस पर जो है सरकार उस पर वो दे, भूमि अधिग्रहण को लेकर एक नया कानून बनाया जाए, उसमें जो है सब्सिडी को लेकर दिया जाए। भूमि अधिग्रहण पहले जैसे जिस तरह से जो सर्कल रेट होता है उसका ठीक 4 गुना अधिक कर सरकार जो है उसको अधिग्रहण करती है। जब भी नेशनल हाईवे या कोई भी बनाया जाता है उस पर जो है भारतीय किसान यूनियन का साफ तौर से कहना है कि उस पर जो है
है। इसके अलावा किसानों का जो है जो भी ओलावृष्टि या जो भी वो होती है जो आपदा फसल का आपदा आती है उसको लेकर जो है किसान, तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन फिर से सड़कों पर उतरने जा रहा है। आज प्रदेश भर में इसका धरना प्रदर्शन है। जाहिर सी बात है कि अब 2024 का चुनाव नज़दीक है। ऐसी सूरत में जो भी संस्थाएं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से जो है सड़कों पर आकर अपने आंदोलन को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आज जो है भारतीय किसान यूनियन भी जो है दबाव को है। पिछले दिनों आपने देखा कि पिछले साल पूरे साल जो है वो किसान आंदोलन सड़कों पर रहा। अंततोगत जो सरकार को अपना फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद शांत बैठे हुए पूरा भारतीय किसान यूनियन अब जो है फिर से वापस सड़कों पर आज दिखाई पड़ेगा। जी लेकिन अभिनव, अगर हम बात करें, देखिए सामने लोकसभा चुनाव भी है, किसानों की ये मांग, ये प्रदर्शन, क्या वाकई में आपको लग रहा है योगी सरकार ध्यान देगी इन किसानों पर? क्योंकि किसानों के लिए बहुत बेहतर काम किए गए। अभिनव, देखिए सरकार का पहले ही दावा है कि जितने भी गन्ना है जो भी गन्ना भुगतान है वो पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जो भी सब्सिडी है किसानों को लेकर सरकार पहले भी जो है सबसे ज़्यादा जो सतर्क है। और उसके यही नहीं बल्कि किसानों के हित को लेकर आप देखिए कि 80 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको जो है पहले ही मुफ्त में राशन, और इसके बाद किसानों के जो ओलावृष्टि इसको सरकार को लेकर पहले ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो भी जिले में जहां पर भी सूखा पड़ता है या कोई भी आपदा आती है वहां पर वो जो है वहां पर किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो है किसान अधिग्रहण जो है, जो भूमि अधिग्रहण है उसको लेकर पहले ही जो है जिसकी भी भूमि ली जाती है उसको तमाम जो है उसके जो मुआवजे हैं वो तुरंत तत्काल उनके अकाउंट में दिया जाए। साथ ही साथ जितनी भी मांगे जो भारतीय किसान यूनियन कर रहा है वो सारी मांगे पहले ही सरकार जो है वो अपने तरीके से है, लेकिन चूंकि चुनाव नज़दीक है ऐसी सूरत में अब भारतीय किसान यूनियन भी जो है वो अपनी जो है राजनीतिक गुटियां सेकने में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी के मद्देनजर जो है आज जो है वो प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर रहा है। अब इस पर जो है सरकार पर कितना दबाव बना पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि सरकार जो है कहीं भी किसी प्रकार के दबाव में दिखाई नहीं पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी आंदोलन का जो है, चाहे वो अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर लिया जाए तो आंदोलन का बहुत ज़्यादा कोई असर जो है यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुलिस फोर्स पहले ही लगा ली गई है। धरने प्रदर्शन की जो जगह है, जो कांशीराम स्मारक जगह है, वहां पर जो है धरने प्रदर्शन होंगे। लेकिन अभी भी फिलहाल मैं बता दूं कि किसान यूनियन की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधियां दिखाई नहीं पड़ रही, चूंकि भारतीय किसान यूनियन में भी दो गुटों में फाड़ हो चुकी है। पूर्वांचल का अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में अलग है। यहाँ पर हरनाम सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष थे वो उन्होंने अपनी अलग एक यूनियन बना रखी है और भारतीय किसान यूनियन अलग जाके टिकाय का अलग है। ऐसी सूरत में जो किसान यूनियन है उसमें भी दो फाड़ होने से ये जो आंदोलन है वो धीमा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अभिनव, आपने जिक्र किया कि सरकार पर कोई दबाव नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है? भी प्रदर्शन कई बार हमने देखा है कि राजनीति से प्रेरित होता है, यहाँ पर कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि राजनीति से प्रेरित पूरी तरह से दिखाई पड़ा है, क्योंकि अगर भारतीय किसान यूनियन को पहले आंदोलन था तो इसके पहले भी था। अब चूंकि चुनाव देखिए नज़दीक है, राम मंदिर में राम मंदिर को लेकर जो है बाकायदे जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। 5 तारीख आज हो गई है, महज 15 दिन का 16 दिन का बस समय और बचा हुआ है। ऐसी सूरत में सरकार पर दबाव है, लेकिन चूंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार पहले ही बहुत ज़्यादा सतर्क है। ऐसी सूरत में किसी भी प्रकार की गतिविधि आंदोलन को कहीं भी जो है पूरी करने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर देर रात एक मीटिंग भी हुई थी, हाई अलर्ट हुआ था। आपने देखा कि सरकार को लेकर जो है इस कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी मीटिंग भी की गई थी। उसी मीटिंग में जो है इस तरह के जो आंदोलन है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसको जो है न होने देने के पीछे जो है सरकार कहीं ना कहीं पूरी संकल्पित है और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का एक दायित्व है। जी चलिए, शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस की बड़ी बैठक आज के दिन अंदरूनी कलह को सुलझाने की यहां पर कोशिश है। पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव यहां पर मौजूद होंगे। प्रभारी पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे। बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू भी आपको दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन के तहत आपके साथ जाने पर भी चर्चा। अंदरूनी कलह को कैसे दूर किया जाए, कैसे पंजाब में कांग्रेस को और बेहतर अब किया जाए, कैसे पार्टी एक बार फिर अपनी बेहतर छवि बनाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा आज के दिन होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सत्ता से बेदखल किया था कांग्रेस को, ये 30 आज तक है कांग्रेस को।
तो प्रिंस गर्ग हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रिंस, आज के दिन बैठक पंजाब कांग्रेस की कितनी अहम है लोकसभा चुनाव को लेकर, बताइएगा। जी सागर, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि काफी समय से देखा जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अगर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के खुद ही अंदर कलेश चल रहा है इस बात को लेकर कि उन्हें पार्टी में रखा जाए या निकाला जाए, और निकाला भी जा चुका है, ये बात भी हो चुकी है। और इसी बात को लेकर आज जो पंजाब में चंडीगढ़ में बैठक होगी, इस बैठक में जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ये 1-to-1 नेता से बात करेंगे। 1-to-1 के साथ, ताकि पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसको दोबारा से कैसे उसकी छवि को अच्छा किया जाए, दोबारा से मजबूत कैसे किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा होगी। और दूसरी वहीं और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर साथ में चलने के लिए कैसे मजबूती बन पाती है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वो भी मौजूद रहेंगे, प्रताप सिंह बाजवा मौजूद रहेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहेंगे। और देखना ये है कि किस तरीके से इन दोनों में पार्टियों में और खुद कांग्रेस पार्टी के खुद अंदरूनी में अंदर में कैसे जो सुलह बन पाती है, बातचीत हो पाती है, ताकि पंजाब में दोबारा जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना चेहरा बड़े अच्छे तरीके से सामने लोगों के सामने पेश कर पाए। लेकिन क्या लग रहा है, बार्गेनिंग की कंडीशन में पंजाब में कांग्रेस है क्या? क्योंकि देखिए पंजाब में कांग्रेस का भी दबदबा दिखाई दिया, आम आदमी पार्टी का हाल में देखिए बहुत ज्यादा दबदबा है, यहाँ पर क्या लगता है प्रिंस? देखिए ये ऐसा है कि अगर दोबारा जैसे, क्योंकि जो ये नेता है पंजाब कांग्रेस के, क्योंकि काफी समय से कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, ऐसा नहीं कि नई आज की है, जो यहाँ के नेता है ये भी लोगों के चेहरे बने हुए हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बात करें तो ये भी लोगों में काफी लोकप्रिय है, प्रताप सिंह भाजपा की करें ये भी लोकप्रिय है, और नवजोत सिंह सिद्धू ये भी लोगों में बहुत लोकप्रिय है। तो बात यह है कि अगर दोबारा से ये एक साथ मिलकर होते हैं तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा पंजाब में। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर अभी तक पंजाब में कोई ये सोल्यूशन नहीं आया है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने जो दावा किया कि वो 13 की 13 सीटें हैं वो खुद ही लड़ेगी, और जो आगे के चुनाव है उनमें अपना जो चेहरा है आगे खुद ही लेकर आएगी। अभी पंजाब एक ऐसा राज्य है कि जहां पर गठबंधन का कोई ऐसा बात नहीं बन पा रही। हालांकि पूरे भारत में ऑल इंडिया कांग्रेस सभी की गठबंधन है, नेशनल है, लेकिन पंजाब में ऐसे कोई नहीं है। लेकिन आज की बैठक में देखिए निकल के आता है, क्या निकल के आता है, अगर ये खुद ही कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूत बनती है और साथ ही में अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात बनती है तो ये अलग ही रूप निकल कर आएगा सामने। जी, लेकिन प्रिंस आज जो है लोकसभा सीटों पर जब चर्चा होगी कि कैसे तैयारियां की जाए, तो क्या प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होगा क्या? जी, इस बात की चर्चा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम 3-4 महीने के बाद इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से चेहरे होंगे। लेकिन ये बात सच है, क्योंकि जब देवेंद्र यादव 1-to-1 बात करेंगे तो ये बात जरा सी है कि ऑलरेडी इस बात पर चर्चा जरूर होगी, कौन से व्यक्ति को कौन सा चेहरा कहां का लेके आना है, इस बात पर चर्चा का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल की बैठक हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो ये जरा जाहिर सी बात है इस पर चर्चा भी होगी। जी सागर, चलिए शुक्रिया प्रिंस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये 9 संवाददाता जिन्होंने पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई, दीपक जसवीर, शुभम, कंचन, मदन मोहन, अनिल पुसतकर, अभिनव, प्रिंस, हैदर अली, शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।